Hello student. In this video I am going to let you know the explanation of the Hindi explanation of the chapter Diary of a Young Girl or Annie Frank from your first class 10th NCERT book. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आप लोगों को हिंदी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ इस पूरे चैप्टर का। चैप्टर टाइटल है डायरी ऑफ एनी फ्रैंक और द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से भी हम इसको जानते हैं, क्योंकि दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ द यंग गर्ल। एनी फ्रैंक ने एक डायरी लिखी थी, उसी पर बेस्ड ये चैप्टर है। तो चलिए इसकी बिगनिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो एनी फ्रैंक यहाँ लिखती हैं, सी इज अ यंग गर्ल ऑफ 13। 13 साल की एक बच्ची है जो इस डायरी को लिख रही है, और इसकी शुरुआत में वो लिखती है कि राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। कि मेरे जैसे समवन लाइक मी आप समझ सकते हैं, मेरे जैसे किसी के लिए भी। और अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस एक बड़ा ही अनुभव, एक नया सा अनुभव है। स्ट्रेंज वैसे होता है वियर्ड और अजीब या विचित्र को बोला जाता है, या अजनबी भी बोल सकते हैं, कुछ नया। तो इसीलिए यहाँ पर मैं विचित्र और वो सब ना इसका मतलब समझ के इसको अजनबी में ले रहा हूँ, या एक नए अनुभव से जोड़ रहा हूँ। तो ये डायरी लिखना मेरी जैसी किसी व्यक्ति के लिए डायरी लिखना वाकई में एक नया अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज, ना केवल इसलिए कि आई हैव नेवर रिटन एनी थिंग बिफोर, कि इससे पहले मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज, बल्कि इसलिए भी, इट सीम्स टू मी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। सीम्स ऑलवेज, जब भी आपको प्रतीत होना है या लगता है बोलना है तो सीम्स आप बोल सकते हैं। तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि दैट लेटर ऑन, के बाद में, नीदर आए, ना तो मुझे, नॉर एनी वन एल्स, ना फिर किसी और को ही, विल बी इंटरेस्टेड, उसे कोई इंटरेस्ट होगा, इन द म्यूजिंग्स, एक्चुअली राइटिंग्स को यहाँ कह सकते हैं, लेकिन म्यूजिंग्स का वैसे प्लेइंग होता है। और यहाँ लेकिन म्यूजिंग से मतलब है राइटिंग एक्सपीरियंसेस। कि 13 साल 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, एक 13 साल की स्कूल जाने वाली बच्ची की राइटिंग्स में किसी को कोई इंटरेस्ट होगा, मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। बाद में इसमें कोई इंटरेस्ट हो नहीं करेगा, इसीलिए ये थोड़ा नया सा अनुभव है मेरे लिए। ओ वेल, चलो ठीक है, इट डजेंट मैटर, लेकिन मेरे लिए इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। अच्छा, जब चीज़ों का आपके लिए महत्व ना हो तो आप कह सकते हैं इट डजेंट मैटर। और ये देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है, फ्रेज है, आई फील लाइक। इसको आप यूज कर सकते हैं मन कर रहा है, या मुझे ऐसा लगता है। तो आई फील राइटिंग, मेरा लिखने का मन था या मुझे लिखने का मन कर रहा है। एंड आई हैव अ even greater need to get all kind of things off my chest, all kind of things off my chest। यहाँ फिगरेटिव यूज है। इसमें ये जो ऑफ माई चेस्ट से मतलब है मन में जो भी भरा हुआ है उसे बाहर निकालना। उसे, जैसे मन में जो चीज़ें आपने दबा रखी हैं, आपके मन में जो कुछ भी है, उसे कहीं लिख करके या बोल के बाहर निकालने को बोलेंगे हम लोग ऑफ ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ। ठीक है, मन में छिपी हुई सारी चीज़ों को बाहर निकालना। तो एक तो मुझे लिखने का मन कर रहा था। जब भी आपका कुछ करने का मन करता है तो आप बोल सकते हैं आई फील लाइक। जैसे मुझे अभी सोने का मन कर रहा है तो मैं कह सकता हूँ आई फील लाइक स्लीपिंग। या आपका पढ़ने का मन कर रहा है तो आप बोल सकते हैं आई फील लाइक रीडिंग। इस तरह से यहाँ बोला भी जा सकता है। और तो फिर इसको लिखना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि मैं अपने मन में रखी हुई सारी बातों को बाहर निकालना चाहती थी। एंड पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। और हम सबको पता है कि पेपर, कागज़ में मनुष्यों की अपेक्षा ज़्यादा धैर्य होता है। अच्छा, ये जो कहावत है, एक तरह की ये प्रोवर्ब होती है कि आई थॉट ऑफ दिस सेइंग। तो मुझे ये कहावत, सेइंग्स मतलब कहावतें जो लोग समय से समय कहते रहते हैं, तो मुझे इस वक्त ये कहावत याद आई ऑन वन ऑफ दोज डे, उन दिनों, ठीक है, व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस, जब मुझे थोड़ा डिप्रेशन फील हो रहा था, मतलब मैं थोड़ा निराश महसूस कर रही थी। एंड वॉज सिटिंग एट होम, और मैं घर पर ही बैठी रहती थी। विद माई चिन इन हैंड्स, अपने हाथों में अपनी चिन को छिपा करके। यानी एक तरह से एक फेशियल एक्सप्रेशन होता है जब अपनी आप चिन को दोनों हाथों से छिपा कर कहीं बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं, तो उस तरह से बोला गया है। डिप्रेशन के मूड में जब आप होते हैं तो ये उस तरह का फेशियल एक्सप्रेशन है जब आप चुपचाप बैठे रहते हैं कहीं। अच्छा, यहाँ पेपर है मोर पेशेंस देन पीपल क्यों बोला गया है?
वो इसलिए बोला गया क्योंकि पेपर पे जो भी आप कुछ लिखेंगे वो आप तक और पेपर तक सीमित रहेगा, पेपर उसे किसी और से कहने नहीं जाएगा। लेकिन लोगों के साथ अगर आप अपनी बातों को शेयर करते हैं तो इसके ये चांस होते हैं कि वो आपकी बातों को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसीलिए उसने ये लिखा है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। ये कहावत है, दिस अ काइंड ऑफ सेइंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला एंड सॉरी, ये हाँ एक लाइन से मिसे, हाँ इन माई हैंड्स, और इसके बाद लिखा है इन्होंने बोर्ड एंड लिस्टलेस। अच्छा, व्हेन यू आर लिस्टलेस तो यू हैव नो ऑब्जेक्ट्स, नो एम टू डू व्हाट यू शुड डू इन योर लाइफ, यू आर नॉट क्वाइट श्योर अबाउट दैट। तो जब आप लिस्टलेस होते हैं चीज़ों के बारे में तब कहा जाता है कि आपके पास कुछ करने का कोई उद्देश्य नहीं है जीवन में। तो दैट लिटिल गर्ल एक्चुअली एट दैट टाइम और दैट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ हर लाइफ शी वॉज फीलिंग लिटिल बोर्ड एंड लिस्टलेस। और तो ये उसको उसके अंदर ये फीलिंग ऑफ है कि वो तो एक तो लिस्टलेस है, उसके पास कोई उद्देश्य नहीं है कि क्या करे क्या ना करे। इसके अलावा उसे बोरिंग की फीलियत हो रही है, तो मतलब एक फीलिंग है बोर होने की, मतलब वो बोर हो रही है। वॉन्डरिंग होता है थिंकिंग्स, तो इसका विचार करते हुए वेदर टू स्टे इन, या मैं यहीं ठहरूं घर पर, और गो आउट, या बाहर चली जाऊं। आई फाइनली स्टेड, अंत में मैंने निर्णय किया कि मैं वहीं रुकूंगी। वेयर आई वॉज, जहाँ मैं हूँ। ब्रॉडिंग दैट्स मीन्स थिंकिंग, ब्रॉडिंग ऑल्सो मीन्स थिंकिंग, ऐसा विचार करते हुए। ठीक है, यस पेपर डज हैव मोर पसंद, हाँ वाकई में कागज़ में ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग नोटबुक। अच्छा, इसको स्टिफ बैग नोटबुक क्या कहा है, क्योंकि नोटबुक पीछे से उसको बाइंडेड किया गया हुआ है, तो इसीलिए उसने उसको स्टिफ्ड बैक नोटबुक बोला है। और बाद में उसको बोला है कि ग्रांडली रेफर्ड एज डायरी, यानी कि जिसको ये जो नोटबुक है वैसे तो, लेकिन हम सामान्य जीवन में इसको सम्मान तरीके से अच्छे बढ़ा चढ़ाकर क्या कहते हैं, डायरी कहते हैं। तो बोला क्योंकि मैं अपनी इस डायरी को ओवरऑल किसी के साथ शेयर भी करने वाली नहीं हूँ। ठीक है, तो आगे लिखा है अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई एक वाकई में सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता है। आई प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंट, हालांकि इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, चलिए अब मैं वापस अपनी बात पर आती हूँ। एंड दैट प्रॉम्प्टेड, दैट्स मीन जिसने मुझे एक एक प्रॉम्प्टेड, ए काइंड ऑफ फीलिंग होता है, मतलब व्हेन यू आर प्रॉम्प्टेड, सो यू आर सिंपली, आई मस्ट से द यू आर करेज टू डू समथिंग, आपको कुछ करने की हिम्मत मिलती है कहीं से, यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ करेज टू डू समथिंग, दैट इज नोन द प्रॉम्प्टेड। तो जो फीलिंग थी जिसने मुझे प्रॉम्प्टेड किया टू राइट अ डायरी, टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, पहली जगह पर आई डोंट हैव अ फ्रेंड, तो वो कारण एक ये भी था कि उस दिनों मेरे पास कोई दोस्त नहीं था। चलो लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, चलो इसे मैं और ज़्यादा साफ साफ आपको बताती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव, हालांकि इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, दैट द 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि वो एक 13 साल की लड़की है और ये 13 साल की लड़की इस दुनिया में अकेली है। अगर मैं इस बात को किसी के साथ शेयर करूं तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि नो वन इज गोइंग टू बिलीव मी, और खास तौर पर तब और नहीं, देखो आगे भी उसने लिखा है कि एंड आई एम नॉट, और हकीकत में मैं अकेली हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे लविंग पेरेंट्स हैं, यानी मेरे पेरेंट्स हैं जो मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं। अ 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर, एक 16 साल की बहन भी है मेरी। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड, इसके अलावा मेरे आसपास 30 लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं अपना फ्रेंड भी कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक परिवार भी है। लविंग आंट्स हैं, प्यारी चाचियाँ हैं। एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर भी है। नो ऑन द सरफेस, नहीं, अगर ऊपर से आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं, तो अगर ऊपर से ऊपरी तौर पर देखा जाए तो आई सीम टू हैव एवरीथिंग, तो मेरे पास तो सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय एक सच्चे दोस्त के। अच्छा, ये जो एक्सेप्ट जो है प्रपोजिशन, लाइक अ प्रपोजिशन इट कैन बी अप्लाइड, इसका मतलब होता है लीविंग दैट, और सिवाय। ठीक है, ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, तो जब भी मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो मेरे पास एक ही विचार होता है कि मेरा दिन बहुत अच्छे से चल रहा है और मेरा समय बहुत अच्छा है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स, हालांकि मैं उनके साथ बस अपनी जीवन की सामान्य बातों के को ही शेयर,
ऑर्डनरी होती हैं, सामान्य, जो रोज़ रोज़ होती रहती हैं। हालांकि मैं उनके साथ अपने जीवन की केवल सामान्य बातों को ही शेयर कर सकती हूँ, हर चीज़ उनके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हम ऐसा लगता है हम अपने एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं हैं, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, लगता है ये मेरी ही गलती है। दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे को कॉन्फाइड वैसे तो सौंपने से जुड़ा हुआ है, प्रोवाइड से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ कॉन्फाइड का मतलब है हमें एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, या हम एक दूसरे के साथ खुलकर अपनी बातें नहीं कर पाते हैं। तो शायद ये मेरी ही गलती है। वो इसे मैं जो राइटर है, जो गर्ल है, वो ये कहती है कि ये मेरा ही फॉल्ट है। इन एनी केस, चलिए कुछ भी हो, दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर, लेकिन जो भी है वो ऐसा ही है, ठीक है। अब जो भी है वो है ऐसा ही है, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। और इसमें बुरी बात यह है, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुख की बात यह है कि इन चीज़ों के बदलने के भी कोई आसार नहीं है। समथिंग लायबल टू चेंज है तो वो बदल सकती है, बट समथिंग इज़ नॉट लायबल टू चेंज है तो उसके बदलने के चांस नहीं है। यानी कि उसके जीवन में जो चल रहा है उसे ऐसा लगता है कि इसे ऐसे ही रहना है, और उसके जो दोस्त हैं उनके साथ वो ज़्यादा क्लोज नहीं जा पाएगी, वो ऐसे ही रहेंगे, तो उसे इनमें बदलने का कोई चांस ज़्यादा दिखता नहीं है। दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड डायरी, तो इसीलिए उसने क्या किया, उनसे ज़्यादा नज़दीकी न बढ़ा करके अपनी बातें डायरी में लिखना शुरू कर दिया, जो भी उसके मन में था। तो टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, और इस लॉन्ग अवेटेड जिसकी मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ, मान लो समथिंग इज और समवन इज लॉन्ग अवेटेड, तो दैट्स मीन्स वी आर वेटिंग फॉर समथिंग और समवन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वी हैव बीन वेटिंग दैट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय से हम उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो इस जो मेरा एक जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है, जिसका मैं एक लंबे समय से इंतजार कर रही थी, एंड इन माई इमेजिनेशन, और ये मेरी सिर्फ इमेजिनेशंस में है, मेरी कल्पनाओं में ही है। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन टू राइट, ठीक है, जॉट डाउन का मतलब ये तो जल्दी जल्दी लिखना। तो मैं अपनी इस डायरी में जल्दी जल्दी फैक्ट्स को लिखना नहीं चाहती हूँ, दैट मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि ज़्यादातर लोगों ने किया होता या ज़्यादातर लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मेरी डायरी मेरी दोस्त की तरह बन जाए, एंड आई एम गोइंग टू कॉल हिज फ्रेंड दिस फ्रेंड किटी, और इसीलिए मैं अपनी इस डायरी को आज से अपने फ्रेंड को एक नाम भी देती हूँ, और ये नाम होगा किटी। अब यहाँ से है, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटीज। अब अगर देखिए, क्योंकि आसानी से कोई मेरे जो भी शब्द में जो भी कहानियाँ मैं किटी में लिखूंगी उन्हें समझ नहीं पाएगा, इफ़ आई वर, और ख़ास तौर पर तब नहीं समझ पाएगा इफ़ आई वर प्लंज राइट टू इन, अगर मैं इसमें डायरेक्टली लिखना शुरू कर दूँ। इट आई वुड है तो आईड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई, तो इसलिए ये बेहतर होगा कि लिखने से पहले मैं अपने जीवन के बारे में थोड़ा कुछ इसमें बताऊं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग, और ख़ास तौर पर वैसे हालांकि मुझे अपने बारे में बताना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, यानी कि मुझे ऐसा करना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। यानी लोगों को जो दैट young of 13 that young girl of 13 Annie Frank doesn't like much to tell about herself to the different people, वो अपने बारे में लोगों को ज़्यादा बताना पसंद नहीं करती है। माई फादर द मोस्ट, तो अब लेकिन फिर भी वो उस डायरी को लिखते वक्त अपने बारे में थोड़ा बताती है माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। आई हैव को यहाँ आयब करके प्रोनाउंस किया गया, लिखा गया है। बोला मेरे पिता हैं, दुनिया के शायद जितने भी पिता मैंने देखे हैं उनमें सबसे बेहतर हैं, सबसे प्रिय हैं, या सबसे प्यारे हैं। एडोरेबल, प्रिय, प्यारा या बेहतर कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब लिखा है एंड डिडेंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25, और मेरी माँ और पिता की शादी नहीं हुई थी जब तक, और जब ये शादी हुई थी या नहीं हुई थी उसका बोला गया इसको थोड़ा फिगरेटिव है लिखने में, इसको रिटोरिकल रखा गया लैंग्वेज को, जिससे ये थोड़ी लिखने में अच्छी लगे। तो जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी, जब तक कि पिता 36 ईयर के नहीं हो गए थे और वो मेरी माँ 25 ईयर्स की नहीं होती, यानी कि जब मेरे पेरेंट्स की शादी हुई थी तब मेरे फादर 36 ईयर ओल्ड थे और मेरी मदर 25 ईयर ओल्ड थी। माई सिस्टर मार्गॉट, मेरी सिस्टर हैं मार्गॉट हैं, वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट, वो फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी में उनका जन्म हुआ, और कब हुआ, इन 1926 में, और मेरा जन्म हुआ 12 जुलाई 1929 में। लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, हम लोग फ्रैंकफर्ट में ही रहा करते थे, अंटिल आई वॉज फॉर, जब तक कि मैं 4 साल की नहीं हो गई, यानी कि मेरे 4 साल के होने तक हम लोग फ्रैंकफर्ट जर्मन में ही रहा करते थे। माई फादर
इमाइग्रेटेड, माइग्रेटेड से जुड़ा हुआ है, ई लगा के उसको वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। माई फादर इमाइग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933 में मेरे पिता हॉलैंड को माइग्रेट कर गए, यानी हॉलैंड चले गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक हैं, बैंड विद हम, वो भी उनके साथ गई। टू हॉलैंड इन सितंबर, वो सितंबर में उनके साथ चली गई वहाँ। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एसन टू स्टे विद अवर ग्रैंडफादर, जबकि मार्गट, मेरी बड़ी बहन मार्गट और मुझे हमारी दादी के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। मार्गट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गट उसके बाद दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और उसके बाद मैं भी फरवरी में वहाँ पहुँच गई। व्हेन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गट, और जिस दिन मैं वहाँ पहुँची थी हॉलैंड में, उस दिन मेरी बड़ी बहन मार्गट का बर्थडे भी था, और मुझे एक तरह से उसके सामने उसके बर्थडे प्रेजेंट के रूप में रखा गया। यानी कि वो अकेली वहाँ, मान लो इस तरह से कुछ कहानी है यहाँ पर कि वो अकेली, उनकी बड़ी बहन जो है, जो राइटर हैं उनकी बड़ी बहन अलोन फील कर रही होंगी। तो जब उनका बर्थडे होगा तो उनके माँ बाप ने उनके बर्थडे पर उनकी छोटी बहन जो एनी फ्रैंक है उनको उनके बर्थडे प्रेजेंट के रूप में हॉलैंड पर बुलाकर उनके सामने उनके सामने उन्हें लेकर गए कि हाँ चलो, ये तुम्हारी छोटी बहन हमने आज तुम्हारे बर्थडे पर बुला लिए हैं, और ये तुम्हारे लिए क्या है, बर्थडे प्रेजेंट है। नाउ आई स्टार्टेड राइट अवे, चलो अब मैं शुरुआत करती हूँ। तो आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी, ठीक है, नर्सरी स्कूल। मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत हुई मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से मेरी पढ़ाई की शुरुआत हुई। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और मैं वहीं पर रहती थी जब तक, वहीं मैं पढ़ती रही जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई। एट विच टाइम्स आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और वहाँ से मैं फर्स्ट फॉर्म में चली गई इन द 6th फॉर्म, ठीक है। माई टीचर, और इसके बाद 6th क्लास तक जो मेरी टीचर थी जिनका नाम था मिसेज क्यूपरस द हेड मिस्ट्रेस, जो कि हमारे स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थी एट द एंड ऑफ द ईयर। और जब मैं स्कूल छोड़ करके जा रही थी, वी वर बोथ इन टीयर, हमारी दोनों की आंखों में आंसू थे। एज वी सेड टू हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, फेयरवेल मतलब एक दूसरे से विदा लेने को बोला जाता है। हार्ट ब्रेकिंग होता है जिससे हमारा दिल दुखता हो। तो अब जब हम एक दूसरे से विदा ले रहे थे स्कूल ओवर होने के बाद, तो मेरा और मेरी जो मेरी हेड मिस्ट्रेस थी, उनका क्यूपरस के साथ जो मेरा फेयरवेल था वो थोड़ा दुख देने वाला था, उससे मैं बहुत दुखी थी। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड मा फेल, और इसके बाद क्या हुआ कि समर ऑफ 1941 में हमारी दादी बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका हमें एक ऑपरेशन कराना पड़ा। सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए उस साल मेरे बर्थडे पर हम लोगों ने ज़्यादा कुछ सेलिब्रेशन नहीं किया, यानी हमें उसने ज़्यादा धूमधाम से नहीं मनाया। ग्रैंड मा डाइड इन 1 जनवरी 1942, और उसके बाद 1942 में मेरी दादी की मृत्यु हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, आज किसी को नहीं पता कि मैं खुद को कितना याद करती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और मैं उन्हें आज भी कितना प्रेम करती हूँ, ठीक है। ये आज इसको कोई नहीं जानता अभी भी कि मुझे उनसे कितना प्रेम है, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट थोड़ा रुकिएगा, अभी इसको रोटेट कर लेते हैं। एक मिनट थोड़ा होल्ड कीजिएगा, ठीक। हाँ ना, तो हर बर्थडे दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, इसके बाद जो अगला मेरा 1942 का जो बर्थडे सेलिब्रेशन था वॉज इंटेंडेड टू मेकअप फॉर द अदर, ये उस उद्देश्य के साथ मनाया गया कि मेरा जो पिछला बर्थडे था, जो सेलिब्रेशन हम वहाँ नहीं कर चुके थे वो हम इस साल करेंगे। एंड ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और वहाँ बर्थडे केक्स पर जो कैंडल लिट की गई उनमें एक कैंडल मेरी दादी के लिए भी वहाँ हम लोगों ने जलाई। अब यहाँ से डायरी का एक नया पेज स्टार्ट होता है, और उसमें वो क्या लिखती हैं, डियरेस्ट किटी, प्यारी किटी, अपनी डायरी को वो टाइटल देकर उनका उसका नाम देती हैं किटी, उसको उसी नाम से वो बुलाती हैं। बोला डियरेस्ट किटी, आर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स पोथ, इन इट्स बूट्स, है हमारी पूरी क्लास क्या करती है अब आजकल, बातें ही करती है। क्वैकिंग होता है बातें करते रहना या हमेशा शोर शराबा करते रहना, बिल्कुल उसी तरह से जैसे बतखों का एक झुंड करता है। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी द
केप्ट बैक। और इस हमारी बातचीत का एक कारण क्या था, वो कारण ये था आने वाली एक मीटिंग जिसमें हमारे सारे टीचर्स मिलकर ये डिसाइड करने वाले थे कि कौन अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा और किसको उसी क्लास में वापस पढ़ना पड़ेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग विट, हमारी आधे से ज़्यादा क्लास तो इसी बात पर उस वक्त उन दिनों शर्त लगाती रहती थी, GN एंड आई, GN और मैं, है ना, लाफ अवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड, ठीक है, अस CN एंड जैक्स। और हम हमारे पीछे दो लड़के थे, उन CN और जैक्स, उनसे बातें करने में बिजी रहते थे और हंसते ही रहते थे। हु हैव आस्क्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग नो सेविंग ऑन देयर बेड, हु हैव से स्टेक्ड होता है लगा देना। अच्छा, टू स्टेक समथिंग है किसी चीज़ को दांव पर लगा देना। और उन सब ने मिलकर, उन लड़कों ने क्या किया था, अपनी पूरी सेविंग छुट्टियों के दौरान जो भी पैसे उन्हें मिले थे, मतलब पॉकेट मनी के तौर पर, उसमें जितना भी पैसा उन्होंने बचाया था उस पूरे पैसे को साथ में लगा लिया। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से शाम तक यही चलता रहता था। इट्स यू आर गोइंग टू पास एंड नो आई एम नॉट, तुम पास हो जाओगे मैं नहीं होऊंगा। यस यू आर, हाँ तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हो पाऊंगा। हमारी पूरी क्लास में सुबह से शाम तक, मॉर्निंग से क्लास स्टार्ट होती थी और जब तक छुट्टी होने वाली थी तब तक यही सब चलता रहता था। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेज एंड माई एंग्री आउटवर्ड्स कांट क्लेम देम डाउन, यहाँ तक कि जीज प्लीडिंग, जो हमारे यहाँ जीज एक्चुअली फ्रेंड या समथिंग, उसको उसने डिस्क्राइब किया है, बोला उसके ग्लांसेज, यानी उसके उनकी ग्लांस होता है किसी को देखना, मतलब स्पेशली इस तरह से देखना जैसे आप उसे डांटना चाहते हो। तो बोला उनके ग्लांस का भी और मेरी एंग्री आउटब्रस्ट और मेरे जोर से चिल्लाने का भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो सब शांत नहीं होते थे। काम डाउन आप समझते हैं, शांत होने को बोला जाता है। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मेरी बात करें, देयर आर सो मैनी डमीज, मुझे लगता है क्लास में बहुत सारे ऐसे डमी बच्चे हैं, मतलब थोड़े कमज़ोर हैं स्टडी में, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ क्लास, कि लगभग 1/4 ऑफ क्लास, अगर क्लास में 100 हैं तो लगभग 25 स्टूडेंट ऐसे हैं शुड बी केप्ट बैक, जो कि पीछे रहने चाहिएगा। ये मेरा अपना विचार है, उन्हें आगे नहीं प्रमोट किया जाना चाहिएगा। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उनमें सबसे ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हैं तो वो टीचर्स होते हैं। अनप्रडिक्टेबल है जिसके बारे में कुछ भी सही से ना कहा जाए कि वो आगे क्या करने वाला है। तो यहाँ जो आपका एनी फ्रैंक है वो अपने टीचर्स को अनप्रडिक्टेबल बताती हैं कि उनके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता कि वो क्या करने वाले हैं। आई एम नॉट बरीड, हालांकि मुझे कोई चिंता नहीं है अबाउट माई गर्ल फ्रेंड, मेरी फ्रेंड्स के बारे में भी, एंड माई सेल्फ, और अपने बारे में भी। वी विल मेक इट, हम तो ये कर ही लेंगे, यानी कि हम तो अवश्य ही हम क्लास में प्रमोट हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, एक ही सब्जेक्ट है जिसको लेकर मैं श्योर नहीं हूँ अबाउट इज मैथ, और वो मैथ है, मैथ्स, ठीक है। एनीवे चलो जाने दो, कोई बाय द वे, वैसे भी, या इस तरह की सेंस में आपको बोलना हो तो एनी भी बोल सकते हैं, वैसे भी, जाने दो, ठीक है। तो एनीवे चलो कुछ भी हो, ऑल वी कैन डू इज़ द वेट, हम जो भी कुछ उस वक्त हम कर सकते थे उस वक्त तो हम कुछ करते, हमारे हाथ में कुछ तो था नहीं, हम सिर्फ वेट ही कर सकते थे, सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते थे अनटिल देन, और ख़ास तौर पर तब तक इंतजार कर सकते थे, वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, और हम लोगों ने एक दूसरे को ये भी कहा कि अगर कुछ हो गलत भी होता है तो हमें मन को निराश करने की आवश्यकता नहीं है। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल, अच्छा गेट अलॉन्ग से मतलब है अच्छा बनना किसी का, अगर आपकी किसी के साथ अच्छी बनती है तो उसे हम गेट अलॉन्ग कहते हैं। बोला आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, बाकी मेरे सारे टीचर्स के साथ बहुत अच्छी बनती थी। देयर आर 9 ऑफ देम, कुल मिला के 9 टीचर्स थे, 7 मैन एंड 2 वुमन, 17 उसमें से 7 मैन हैं और 2 वुमन हैं। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉगी, मिस्टर कीसिंग हमारे ओल्ड फॉगी, यानी कि जो बहुत थोड़े एक तरह से डिसिप्लिनियर हैं, स्पेशली वेरी स्ट्रिक्ट इन नेचर, और थोड़े बुजुर्ग भी हैं, हु टीचेज मैथ, जो हमें कि मैथ पढ़ाते हैं, वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेज, ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ सालों से नाराज़ हैं, बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग, कई सारी चेतावनियों के बाद भी, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने एक बार मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, एन ऐसे ऑन अ सब्जेक्ट, और इसका और एक्स्ट्रा होमवर्क में उन्होंने दिया कि तुम्हें एक ऐसे लिखना है, और सब्जेक्ट दिया अ चैटर बॉक्स। अच्छा, यहाँ अ चैटर बॉक्स का मतलब होता है समवन हु टॉक्स अ लॉट, अच्छा कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बातें करता है तो हम उसे चैटर बॉक्स कह सकते हैं। अ चैटर बॉक्स, व्हाट यू कैन राइट अबाउट दैट। चैटर बॉक्स, अब मैंने सोचा चैटर बॉक्स क्या है, ये टॉपिक भी दिया चैटर बॉक्स, अब इसके बारे में लिखूँ भी तो क्या लिखूँ,
I'd worry about the later. चलो इसकी चिंता हम बाद में करेंगे. I decided, मैंने ये निर्णय किया. I jotted down the title in my notebook. उसके बाद मैंने अपनी नोटबुक में इस टाइटल को लिख लिया. Tucked it in my bag and tried to keep quiet. और उसके बाद नोटबुक को अपने बैग में रखे मैंने कोशिश की कि अब मैं शांत रहूं. दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आईड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, मेरा पूरा होमवर्क फिनिश करने के बाद मुझे याद आया द नोटबुक. वो नोटबुक दिखाई दी अबाउट द ऐसे, जिसमें मैंने ऐसे के बारे में लिखा हुआ था. अच्छा, कॉट माई आइज का मतलब यहाँ ये मत मतलब कि मेरी आंखों, मतलब मैंने अपनी आँख को पकड़ लिया, ऐसा कुछ नहीं है. कॉट माई आई का मतलब है उस ऐसे पर मेरी नज़र पड़ी. किसी चीज़ पर आपकी नज़र पड़ जाए तो उसे आप इस तरह से बोल सकते हैं, समथिंग कैचेज योर आइज. और उसी को पास्ट में बोलने के लिए समथिंग कॉट योर आइज हो जाएगा. ठीक है, तो आगे देखिएगा. तब मेरी उस ऐसे के टाइटल पर नज़र पड़ी. आई बिगेन थिंकिंग, मैंने उस बारे में सोचना शुरू कर दिया. अबाउट द सब्जेक्ट, उस विषय के बारे में. वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और सोचते सोचते मैं अपने पेन की जो पिछला हिस्सा था उसे चबाती जा रही थी. एनी वन कैड रैम्बल ऑन. अच्छा, यूं ही उल्टा सीधा कुछ लिखना है तो वो तो कोई भी लिख सकता है. लीव बिग स्पेसेज, खाली जगह छोड़ दो लिखते वक्त. बिटवीन द वर्ड्स के बीच में. बट द ट्रिक वॉज टू कम अब विद द कन्विंसिंग आर्गुमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. लेकिन यहाँ मुझे ये प्रूव करना था कि बात करना क्यों ज़रूरी है क्लास में. मुझे इस तरह से लिखना है अपना ऐसे, जिससे मैं टीचर के सामने ये दिखा सकूं कि बातें करना कोई समस्या का विषय नहीं है और बातें करना ज़रूरी क्यों होता है. ठीक है, तो अंत लास्ट में उसके पास क्या लिखा है. आई थॉट एंड थॉट, वो सोचती गई इस बात पर बहुत लंबे समय तक. एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, फिर उसको एक विचार आया लिखने के लिए. आई रोड द 3 पेजेज, उसने 3 पेज लिख डाले. मिस्टर कीसिंग हैड असाइन मी, जो कि मिस्टर कीसिंग ने उसे लिखने के लिए दिए हुए थे. एंड वॉज सेटिस्फाइड, और वो खुश थी. ठीक है, आई लाफ्ड दैट टॉकिंग, आई आर्ग्यूड, मैंने लिखा हुआ था वहाँ पर आर्ग्यू, यहाँ पे तर्क दिया. यानी कि जब आप आर्ग्यू करते हैं तो अपना फेवर करते हैं, पर्टिकुलर किसी बात को लेकर के अपने फेवर में बोलना चाहते हैं, उसके आर्ग्यू कहा जाता है. ठीक है, तो मैंने वहाँ ये आर्ग्यू दिया, क्या लिख करके दिया, वहाँ इसने ये आर्ग्यू दिया कि दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट ट्रेट, क्योंकि बातें करना तो एक विद्यार्थी की आदतें होती हैं. दैट आई वुड टू एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. हालांकि मैं ये कोशिश करूंगी कि आगे से मैं इसे नियंत्रण में रख सकूं. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, इफ नॉट मोर, एंड दैट्स देयर मच यू कैन डू अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेड्स. तो फ्रैंक यहाँ ये लिखती है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने उनको प्रॉमिस तो कर दिया कि सर मैं आगे से कम बातें किया करूँगी क्लास में, लेकिन मैं अपनी इस प्रॉमिस को निभा नहीं पाई, क्योंकि मुझे तो ये आदत थी बहुत सारी बातें करने की. और इसका कारण ये था कि मेरी माँ भी बहुत बातें किया करती थी. और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हमें इनहेरिटेड, यानी हमें जो चीज़ें इनहेरिटेड होती हैं, यानी जो विरासत में मिलती हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ ज़्यादा खास बदलाव नहीं किया जा सकता है. तो उसे ऐसा लगा. मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट, हालांकि मिस्टर कीसिंग को मेरे आर्गूमेंट पर बहुत हंसी आई. बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे, लेकिन आगे भी मैं इसी तरह से बातें करती रही. थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अगले कुछ लेसन के दौरान, ही असाइन मी ए सेकेंड ऐसे, उन्होंने मुझे एक और ऐसे लिखने को दिया. और इस बार दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरेजेबल चैटर बॉक्स. पिछली बार जो ऐसे दिया था वो दिया था चैटर बॉक्स पर, इस बार दे दिया एन इनकॉरेजेबल चैटर बॉक्स, यानी ना सुधरने वाला चैटर बॉक्स. आई हैंडेड इट, इसको इस बार भी मैंने लिख के इसको मिस्टर कीसिंग को थमा दिया. हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट, उनको इसके बाद अगले 1-2 चैप्टर तक कोई दिक्कत नहीं हुई. अगले कुछ चैप्टर तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. आगे थोड़ा इसमें इसको भी मैं रोटेट करूँ थोड़ा, 1 मिनट है ना. ठीक, ओके. तो अगले 1-2 चैप्टर तक उनको कोई दिक्कत नहीं हुई. 4 और 2 होल लेसन, मतलब आगे 2 लेसन तक उनको कोई दिक्कत नहीं हुई. मैं क्लास में चुपचाप रही. लेकिन हाउ एवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, लेकिन तीसरा लेसन आते आते तक आई हैड फाइनली हैड इनफ, मैं बहुत सारी बातें करती थी. इस बार फिर क्या हुआ, एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, क्लास में बातें करने के लिए
राइट एन ऐसे एंटाइटल क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इस बार तुम्हें एक ऐसे लिखना है और ऐसे का टाइटल रहेगा क्वैक क्वैक क्वैक, यानी कि तुम बतख की तरह हमेशा क्वैक क्वैक करती रहती हो और अब तुम्हें इस पर एक ऐसे लिख करके लाना है। द क्लास रोड, अच्छा वैसे रोर होता है दहाड़ना, लेकिन यहाँ रोड से मतलब है पूरी क्लास हंसने लगी। आई हैड टू लेफ्ट टू, मुझे भी हंसी आ गई। दो आई नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युटी होती है एबिलिटी, हमारे अंदर के जो टैलेंट होते हैं उसको ही हम इनजेन्युटी कहते हैं, कहा करते हैं। तो अब तक क्या हुआ था कि मेरे अंदर इस सब्जेक्ट पर मैं बहुत कुछ लिख चुकी थी भाई। दो चैटर बॉक्स पर दो ऐसे पहले ही लिखे जा सकते थे, उन्होंने मुझे तीसरा थमा दिया। अब मेरे पास कोई ज़्यादा कुछ रहा नहीं था जो मैं इस पर और लिख सकूं, है ना। ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस के टॉपिक पर अब ज़्यादा कुछ लिखने को नहीं रह गया। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, मुझे लग रहा था कुछ और लिखना पड़ेगा, समथिंग ओरिजिनल, कुछ बिल्कुल अलग, एक ओरिजिनल मतलब मूल प्रतीक, मूल रूप में, मतलब बिल्कुल शुद्ध रूप में। माय फ्रेंड सैनी, मेरी दोस्त सैनी है, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो कि कविता लिखने में बहुत अच्छी है। ऑफर टू हेल्प मी राइट ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्ड, उसने कहा कि चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ ऐसे लिखने में, लेकिन हम इस बार ऐसे को वर्ड्स फॉर्म में लिखेंगे, यानी कविता के रूप में लिखेंगे। एंड आई जम्प फॉर जॉब, और इस बात पर मुझे बड़ी खुशी हुई। मिस्टर कीसिंग वॉज गोइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर कीसिंग तो मुझ पर मेरी हंसी उड़ा रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस अजीब से सब्जेक्ट के साथ, बट आई मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन इस बार इस कविता को लेकर के मैं दिखा दूंगी कि जोक वो मेरा बना रहे हैं, लेकिन मैं उनका ही जोक बनाए दे रही हूँ। तो आई फिनिश माई पोइम, मैंने अपनी कविता खत्म की। एंड इट वॉज द ब्यूटीफुल, ये कविता बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये कविता एक माँ मदर डक के बारे में थी। एंड अ फादर स्वान, और एक फादर स्वान के बारे में। एंड विथ 3 बेबी, उनके 3 छोटे छोटे डकलिंग्स थे। हु वर बिटन टू डेथ, जिन्हें फादर डेथ बाय द फादर, जो इन्हें फादर स्वान क्या करते हैं, मार देते हैं, काट काट के मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? बिकॉज दे क्वैक्ड टू, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करते थे। लकली मिस्टर कीशिंग टुक द जोक द राइट वे, और ये भाग्यशाली रहा मेरे लिए कि ये जो जोक मैंने मिस्टर कीसिंग पर जोक लिख करके भेजा, एक तरह से वो कविता मैंने यहाँ पर फादर, देखिए आप समझ सकते हैं कि फादर स्वान के साथ वो मिस्टर कीसिंग की यहाँ कंपेयर करना चाहती है, और बच्चों के साथ वो अपनी कंपेयर करती है कि किस तरह से फादर स्वान उन बच्चों को इसीलिए मार देते हैं क्योंकि वो बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते थे। तो इसको लेकिन मिस्टर कीसिंग ने इसको गलत नहीं लिया, उन्होंने इसे सही तरीके से समझा। ही रीड द पोइम टू द क्लासेज, उन्हें पूरी उस पोइम को या कविता को पूरी क्लास को पढ़ के सुनाया। एडिंग हिज ओन कमेंट, उन्होंने इसमें अपने भी कुछ कमेंट्स ऐड किए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज, उन्होंने इस कविता को दूसरी क्लासों में भी सुनाया। सिंस देन, और तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तब से मुझे बातें करने की अनुमति मिली हुई है। एंड आई हैवंट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया जाता है। ऑन द कंट्रेरी, बल्कि इसका असर कुछ उल्टा हुआ। आजकल तो मिस्टर कीसिंग भी क्या करते हैं, हमें क्लास में जोक सुनाया करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कहानी है, सॉरी कहानी क्या, ये एक्सट्रैक्ट है, अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अच्छा, इस यंग गर्ल जो एनी फ्रैंक है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये पीरियड है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की बात है, और इन एनी फ्रैंक को अपने परिवार के साथ, जब जर्मन आर्मी जब होती है पोलैंड पर, वो कब्जा कर लेते हैं, तब एक जगह छुपना पड़ता है उन लोगों को, और जब वो वहाँ छुपते छुपते रह रहे हैं होते हैं, और उसी दौरान इस डायरी को लिखा गया है। वो आप डिटेल में शुरुआत में दिया हुआ पढ़ सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो मैं फिर आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने 10th क्लास के अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर आकर इस वीडियो को देखते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब इट एज वेल, क्योंकि आपका जो सब्सक्रिप्शन होता है वो मुझे यहाँ यूट्यूब पर एक्टिव रहने में मदद करता है, और जिससे शायद किसी और स्टूडेंट जो बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हो या इस तरह की चीज़ों में हेल्प चाहते हो, उन्हें हेल्प मिल सकती है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम हियर।